this video we are going to talk about chapter number 13 organisms and population। तो बेसिकली जब हम इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमें उसकी डिफाइन के बारे में पता होना चाहिए और ये जो टर्म है इकोलॉजी वो किसने दी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट हेकल। 1866 में इन्होंने टर्म दी थी इकोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी? इकोलॉजी का मतलब ये इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि डील करती है किस चीज़ के साथ में, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। यानी कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ में क्या इंटर रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको भी हम इकोलॉजी बोलेंगे। साथ ही साथ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं वो भी इकोलॉजी में ही आता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, किसी भी एक एरिया के, किसी भी एक जोग्राफिकल एरिया के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वहाँ के, और जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं या जो फैक्टर्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। तो आप सबको पता है कि बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग, और एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। तो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स बायोटिक फैक्टर्स के अंदर वो आएंगे जो सारे लिविंग्स है, उसमें हम भी इंक्लूडेड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, लिविंग बींग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, जितने भी पैथोजेंस है, वो सब किसके अंदर आएंगे, बायोटिक फैक्टर के अंदर आएंगे। लेकिन जब हम एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल। दीज आर सम एबायोटिक फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं ये, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। एंड द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, अब वो चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो इंटरेक्शन होगा किसी भी एबायोटिक फैक्टर के साथ में, तो उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि इकोलॉजी क्या होती है और वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दी थी, तो वो थे अर्नस्ट हैकल। और कौन से ईयर में दी थी, 1866 में। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग लेवल पर रखा गया है, वो क्या है। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, हमने सेल पढ़ा है, टिश्यू पढ़ा है, ऑर्गन पढ़ा है, ऑर्गन सिस्टम पढ़ा है। लेकिन इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम हायर लेवल्स को भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, माइक्रो या फिर जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगे, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किससे फॉर्म होते हैं, ये सेल से फॉर्म होते हैं। अभी सेल्स क्या है, लूजली पैक्ड सेल है, एग्रीगेट ऑफ सेल्स है। और फिर ये जो सेल्स होगी ये क्या फॉर्म करेंगे, ये टिश्यू फॉर्म करेंगे। और यही जो टिश्यू है वो आगे चल के क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। देन ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, या तो ऑर्गेनिज्म बनाएगा। सॉरी, ऑर्गन क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। माइक्रो या जो मैक्रो सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे विल फॉर्म सेल्स एंड सेल्स फर्दर फॉर्म टिश्यूज़। टिश्यूज़ आगे चलकर ऑर्गन बनाते हैं एंड देन ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बना है, these organisms collectively in a specific region will form the population। ये ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे आगे चलकर, पॉपुलेशन की। और ये जो पॉपुलेशन है वो क्या फॉर्म करेगी, वो फॉर्म करेगी कम्युनिटी को। एंड देन बायोम्स। अब यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े हैं, दीज आर स्मॉलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ से लेकर जो आप पूरा कम्युनिटी या बायोम्स के बारे में बात करते हो, तो ये क्या है, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। दैट मीन्स वी विल टॉकिंग अबाउट दीज टू एस्पेक्ट्स, दीज टू फैक्टर्स, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये जो पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको एज इट इज़ याद करना है। इसमें कम्युनिटी का मतलब क्या था, जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। लेकिन आप बायोम्स को कैसे डिफाइन करोगे, एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया जिसकी कंडीशन सिमिलर होती है थ्रू आउट द एरिया और जहाँ पर एक ही तरीके की वेजिटेशन होगी, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलेंगे, बायोम्स। और ये आगे चलकर क्या फॉर्म करेगा, पूरा बायोस्फीयर फॉर्म करेगा। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। चैप्टर के बिगनिंग में आपको एक ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ के अंदर आपको अलग अलग रीजन दिख रहे हैं, आपको बुक में भी मेंशन है ये ग्राफ। आपको इसमें याद रखना है कि दिस पार्ट इज डेजर्ट, ये ग्रासलैंड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जब एग्ज़ाम में ये आपको नंबरिंग करके दे देंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी जगह को क्या नाम से बोला जाता है, ये रीजन क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये क्या आपका टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है। फिर ये कॉनीफेरस फॉरेस्ट,
फिर ये आर्कटिक एंड एल्पाइन, ये सब आपको लेबलिंग याद रखनी है। दीज आर ऑल बायोम्स। अब इसमें आप किसी भी रेन फॉरेस्ट की बात कर लीजिए, डेजर्ट की बात कर लीजिए, ये भी सारे किसके एग्जाम्पल है? ये भी सारे बायोम्स के ही एग्जाम्पल हैं। मैंने आपको बायोम्स की जो डिफाइन है वो पहले ही बताई थी कि कोई भी ऐसा रीजन या ऐसा एरिया जहाँ पर सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन अकर, जैसे कि हम अगर अल्पाइन तुंद्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर हर जगह वेजिटेशन एक जैसा होगा, सॉइल की क्लाइमेटिक कंडीशन सारी एक जैसी होती है। तो ये ग्राफ आपको ये बताना चाहता है, इट शोज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है? मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, यानी कि साल में जो रेनफॉल होता है एनुअली वो किस रीजन में कितना होगा। और इस तरफ आपको टेम्परेचर दे रखा है। अब यहाँ पर आपको 0 से 30 लेवल तक का टेम्परेचर गिवन है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कहीं ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज़ आर्कीबैक्टीरिया। जब हम एबायोटिक फैक्टर डिटेल में पढ़ेंगे, टेम्परेचर को डिटेल में बताऊँगी, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है, वाटर बायोम्स। यहाँ पे मैंने उसकी डिफाइन लिख रखी है, द जोग्राफिकल एरियाज वेयर सम टाइप ऑफ वेजिटेशन अकर्स। अब इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है इसके अंदर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होगा। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि देखो इसकी जो ये लाइन है कहाँ पे जाके मिल रही है? 100 पे मिल रही है, और यहाँ से कितने पे मिल रही है? 300 पे मिल रही है। तो हम कैसे निकालेंगे? 100 प्लस 300 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 400 अपॉन में 2। ठीक है, तो क्या रह गया? 200 मीन्स 200 सेंटीमीटर कॉनिफेरस फॉरेस्ट की मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है। आपको बस लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को देखना है। ठीक है, लोअर लिमिट इसकी 100 है और अपर लिमिट क्या है? 300 है। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 400। उसको 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, हमको मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन मिल जाएगा। और हाँ, यूनिट ज़रूर लगाएं, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब मीन एनुअल टेम्परेचर भी पूछ सकते हैं इसी तरीके से। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? एल्पाइन तुंद्रा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पर जो ये वाला चीज़ है ये -0 पे जा रहा है, और यहाँ से ये किस पे जा रहा है? -10। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? 0 प्लस -10, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 अपॉन में 2। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ का टेम्परेचर हमने निकाला है? अल्पाइन तुंद्रा का। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो ये तो ग्राफ हो गया इंट्रैक्शन का। मैंने आपको बायोटिक और एबायोटिक के बारे में तो बता ही दिया है। उसके अंदर टेम्परेचर, लाइट, सॉइल या फिर वाटर आ जाएगा किसमें? एबायोटिक में। बायोटिक में आप किस बारे में बात करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। वो बैक्टीरिया हो जाए, पैथोजन हो जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए, ठीक है, एनिमल्स। ठीक है, तो ये है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। आपको एक और डिफाइन याद करनी है जो है निशी। अब क्या होता है, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं या प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल किसके अंदर? इकोसिस्टम के अंदर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन रहती है इन द इन्वायरमेंट। अब किसके अंदर? किसी भी फूड चेन के अंदर हो सकती है, वो ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर उनको एक स्पेसिफिक पोजीशन मिली हुई है। तो उनके फंक्शनल रोल की वजह से उनको गिवन अ स्पेसिफिक प्लेस इन द ट्रॉपिक लेवल।